हेलो दोस्तों, अभी आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो उन एग्ज़ाम को देखते हुए आज मैं आपके लिए बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट संख्या 8 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है इस सेट में सारा आपको करवाया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने में क्या लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर मिलाने वाला है। तो चलिए, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। असम में हुआ था। चलिए मिला लीजिए। तो 1828 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि ए का दो, ए का दो, ए का दो हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और यहाँ पर ए का ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो यही दोनों में से कोई आंसर आपका होगा। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा और बाद बाकी बी नंबर तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ठीक, फिर चलते हैं हम लोग कोल विद्रोह को मिलाते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832। और इस कोल विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धो भगत। कौन था नेता इसका? कौन था? बुद्धो भगत था। और यानी कि बी का, हाँ, बी का 4, बी का 4 आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन बी का 3 यहाँ पर है। यहीं पर हम रुक जाएंगे, यहीं पर मेरा आंसर सही होने वाला है। 1 नंबर, ऑप्शन नंबर ए यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं आपको और बताता हूँ। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था। इसका नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू। कौन था? सिद्धू और कान्हू इनका नेता था। ठीक, और कौन बच गया है? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन जो किया था, कब हुआ था बारदोली आंदोलन? 1928 ईस्वी में हुआ था। और इसी बारदोली आंदोलन में, बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। सरदार की उपाधि दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में मिला? तो इसी बारदोली सत्याग्रह में मिला। ये बात आपको याद रखना है। और सरदार की उपाधि कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी न हो, ऑप्शन में अगर ये हो ही ना, तब आपको लगाना है बारदोली की महिला। क्या लगाना है? बारदोली की महिला लगाना है। ठीक है, लाला लाजपत राय। और भी मैं आपको बताता हूँ, इसको पंजाब केसरी कहते हैं। पंजाब केसरी कहेगा किसको कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को कहते हैं। और संविधान सभा का निर्माता कौन था? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का जनक भी पूछेगा, संविधान का जनक पूछे कौन था? तो भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला काफ़ी ईजी होता है। अब हम लोग इसको मिलान करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। और यह युद्ध को समाप्त किया गया था एक्सला के सेपल के संधि के तहत। एक्सला सेपल के संधि के तहत, यानी कि ए का 4। ए का 4 आपको कहाँ दिख रहा है? एकमात्र ऑप्शन हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा। लेकिन हम फिर भी और मिलाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1749 से 1754। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से लेकर के 1754 के बीच में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763। तो थर्ड कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से लेकर के 1763 के बीच में हुआ था। इसको पेरिस की संधि के तहत ख़त्म किया गया था। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक का आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर पेरिस तृतीय, हाँ यहाँ सॉरी, यहाँ सी का एक हमको कहाँ दिख रहा है? तो सी का एक हमको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत ये अंत हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध। सी का एक हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यही सी का एक यहाँ है ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक हम लोग किसको कहते हैं? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक हम लोग रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाँ, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक हम लोग किसको कहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए अब हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने, कौन? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इसको विलियम पिट ने ये उपाधि दिया था। कौन दिया था? विलियम पिट ने यह उपाधि दिया था स्वर्ग से सेनानायक का, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक का। और रॉबर्ट क्लाइव जो था 23 जून
1957 को, 23 जून 1757 को, 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध का नेतृत्व ये किया था। पलासी का युद्ध इसी के समय में हुआ था। पलासी का युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। ठीक। और बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव जो है, बंगाल में द्वैध शासन का जनक हम लोग पूछेगा किसको मानते हैं, तो इसी को मानते हैं। बंगाल में द्वैध शासन का जनक पूछेगा कौन था? द्वैध शासन का जनक, शासन का जनक हम लोग रॉबर्ट क्लाइव को ही कहते हैं। और इसको हम लोग ब्रिटिश भारत का बाबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश भारत का बाबर भी इसको हम लोग कहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? कहाँ था? 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पूछ रहा है, था कहाँ था? तो इसका मुख्य केंद्र जो था वो कहाँ था? बिहार था। बिहार ऑप्शन तो नहीं है, पटना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। और वहाबी आंदोलन कब हुआ था? 1820 में। ये कब हुआ था? 1820 में हुआ था। ठीक है। इसका नेतृत्व पूछेगा कौन किया था वहाबी आंदोलन का? तो सैयद अहमद बरेलवी। कौन किया था इसका नेतृत्व? इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था सैयद अहमद बरेलवी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, छठा नंबर के प्रश्न की ओर। छठा नंबर का प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। और ये कहाँ किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना? कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। ठीक। स्वामी विवेकानंद को हम लोग तूफानी हिंदू कहते हैं। क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक। चलिए हम मिलान करने वाला है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो यहाँ है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो था ये महागोविंद राणा डे से इनका संबंध था। और फिर है रामकृष्ण मिशन, इन्होंने प्रार्थना समाज का, रामकृष्ण मिशन का संबंध किससे है? प्रार्थना समाज से है। यानी ए का दो बी का एक, कहाँ हमको मिल रहा है? ए का 2 और बी का 1 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। आगे मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था, प्रार्थना समाज का स्थापना। लेकिन जब ये ऑप्शन में जब हो ही ना, तो महागोविंद रानाडे हो जाएगा। ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 के संग्राम में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पूछ रहा है, किसने कहा था? वो कहा था बी.डी. सावरकर। कौन कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। अब बी.डी. सावरकर से याद रखना कि इन्होंने मित्र मेला का स्थापना 1899 में किया था। बी.डी. सावरकर ने क्या किया था? मित्र मेला का स्थापना किया। मित्र मेला का स्थापना 1899 में किया। ठीक। और बी.डी. सावरकर से आपको याद रखना है कि इन्होंने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया। और मित्र मेला का नाम चेंज कर करके नाम बदलकर क्या रख दिया था? बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया। और ये नाम को चेंज कब किया था? 1904 में। कब किया था? 1904 में किया था। ठीक। और अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना पूछे कहाँ किया था? तो नासिक, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नासिक में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अच्छा इसका एक किताब बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए मैं आपको किताब भी बता देता हूँ। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर का किताब नाम के याद रखना, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इसका बुक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। 9वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष पूछ रहा है कौन बना था? तो सूरत अधिवेशन का जो अध्यक्ष बना था वो कौन बना था? वो आर बी घोष बना था। कौन बना था? अरविंद घोष बना था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नहीं नहीं, ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा आरबी घोष। हाँ सूरत, हाँ रास बिहारी घोष, अरविंद घोष नहीं हो जाएगा, आर से रास बिहारी घोष बना था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस सूरत अधिवेशन हुआ कब था, 1907 में हुआ था। और पूछेगा फिर एनी बसेंट ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो एनी बसेंट ने किया था कलकत्ता अधिवेशन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। ठीक, फिर पूछेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अधिवेशन में भाग लिया था कांग्रेस का, तो ये 1905 में कांग्रेस का अध्यक्ष बना था बनारस अधिवेशन में। तो गोपाल कृष्ण गोखले यह बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष बना था। बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कब बना था, ये 1905 में। और इसको हम लोग, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था, इसको भारत का हीरा, इसको भारत का हीरा कहा जाता है। और भारत का हीरा कौन कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कौन कहा था, BGT, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक, उसके बाद में रोलेक्ट सत्याग्रह 1900, रोलेक्ट एक्ट 1919 में ये हुआ था। और अहमदाबाद भूख हड़ताल कब हुआ था, यह जो हुआ था अहमदाबाद मिल आंदोलन, तो यह 1918 में आपका हुआ था। 1917 में हुआ था प्रथम, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था वो कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। लेकिन भूख हड़ताल पूछ रहा है, तो भूख हड़ताल उन्होंने अहमदाबाद में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था बारदोली में। और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित घटनाएं किस कालक्रम में घटित हुई, आपको कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था यह 1917 में हुआ था। ठीक, फिर रोलेक्ट सत्याग्रह ये आपका 1919 में हो गया था। जालियांवाला हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और ये हुआ था 18 मार्च को हुआ था, 18 मार्च 1919 को हुआ था, यानी कि पहले ये हुआ है। ठीक, चोरी चौरा घटनाकांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922, कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, यानी कि 4, फिर उसके बाद में रोलेक्ट सत्याग्रह हुआ, तो रोलेक्ट सत्याग्रह आपका हो जाएगा 3, फिर उसके बाद में जालियांवाला हुआ, तो 4, 3, 2 चोरी चौरा घटनाघाट 1 तब हुआ, तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे हम लोग 10 राज्य युद्ध के नाम से जानते हैं, यह लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कुछ, ये जो 10 राज्य युद्ध है यह किसके किसके बीच में हुआ था, तो राजा सुदास और 10 राजा के बीच में हुआ था, इसलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ गया, 10 राज्य युद्ध भी पड़ा। तो राजा सुदास, एक तरफ कौन था, राजा सुदास वर्सेस 10 राजा के बीच में हुआ था। इसमें राजा सुदास जीता था। कौन जीता था, राजा सुदास जीता, और ये 10 राजा क्या हो गया था, हार गया था। यह जो युद्ध हुआ था यह परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी को दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों रावी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऋग्वेद में रावी नदी को हम लोग परुष्णी कहते हैं। क्या कहते हैं, रावी को ही हम लोग परुष्णी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना, रावी तो ऑप्शन में था ही नहीं, परुष्णी था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ, बिल्कुल राइट हो गया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह जो 10 राग युद्ध का वर्णन पूछेगा कि ऋग्वेद के कैमा मंडल में है। तो ऋग्वेद में इस युद्ध का वर्णन है, लेकिन किस कैमा मंडल में है, तो यह इसका जो वर्णन है इस युद्ध का वर्णन 7वां मंडल में है। कैमा मंडल में है, ऋग्वेद के 7वां मंडल में है। अच्छा, ऋग्वेद के 9वां मंडल में किसका वर्णन है, तो 9वां मंडल में सोम देवता का वर्णन है। किसका है, सोम देवता का वर्णन है। ऋग्वेद में पूछेगा सर्वाधिक कौन सा शब्द प्राप्त हुआ है, सब लिखा हुआ है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक शब्द जो है इंद्र लिखा हुआ है। कौन सा लिखा हुआ है, इंद्र लिखा हुआ है। कितना बार में, 250 बार लिखा हुआ है। कितना, 250 बार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला
अगला प्रश्न 12-13 नंबर का प्रश्न। सर्वप्रथम धर्म का ज्ञात भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है, वो किसका है? 13 नंबर का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस का। किसका है? हेलियोडोरस का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहाँ पर हम लोग जानते हैं भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण हमको कहाँ किसका अभिलेख से मिलता है? हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलता है। तो बेसनगर यहाँ दिया हुआ है, ये किसका है? हेलियोडोरस का। हेलियोडोरस का बेसनगर का अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हेलियोडोरस 9वां शुंग वंशीय शासक भागभद्र के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? तो हेलियोडोरस जो था 9वां शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग पूछ रहा है कि यह किस पर विश्वास करते थे? तो यह जो था मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। इसलिए यहाँ पर जो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, प्रकृति का पूजा करते थे, कुंवर वाले बैल ये सब पर कुंवर वाले बैल का भी पूजा करते थे। तो ये सब ये सब पर विश्वास था इसको। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग मेलुहा सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलुहा सभ्यता। ये सभ्यता मेसोपोटामिया को लोग कहा करता था। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, या इसी को हम लोग एक नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, यहाँ मिलान करने वाला है। चलिए हम लोग मिला लेते हैं। आदिनाथ ऋषभ देव का नाम था, जैन धर्म के पहले गुरु था। ये कौन? जैन धर्म का फर्स्ट गुरु था, जिसको हम लोग आदिनाथ कहते थे। इसका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था? तो ऋषभ। आदिनाथ को ही हम लोग ऋषभ कहते थे, ऋषभ इसका था। ठीक। फिर मल्लीनाथ जो है यह जैन धर्म का 19वां गुरु था। कौन था? जैन धर्म का 19वां गुरु पूछेगा कौन था? तो मल्लीनाथ था। और ये मल्लीनाथ का अगर पूछेगा कि क्या चिन्ह था, तो इसका कलश था। क्या था? कलश था। और पार्श्वनाथ जैन धर्म का 19वां गुरु था, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का पूछेगा कि पार्श्वनाथ का क्या था? तो पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्व हो जाएगा। तो हम लोग चलिए पहले मिला लेते हैं। यानी कि एक हमको यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, और ये सब ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, यही दोनों आपका सही होने वाला है। ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये दोनों में कौन होगा? चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। और मल्लीनाथ का कौन था? मल्लीनाथ का जो था कलश था। तो यानी बी का 4 हो जाएगा। अब बी का 4, तो बी का 4 यहाँ मिल रहा है और बी का 3 यहाँ है। तो ये भी नहीं होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो था सिंह था। कौन था? सिंह था, यानी शेर था। किसका? महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी जैन धर्म का 24वां तीर्थकार था। कितना था? 24वां तीर्थकार था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। बौद्ध संगीति का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगीति में हुआ? तो चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, जिसका एक शाखा हीनयान तो दूसरा शाखा महायान कहलाया था। और ये चौथी बौद्ध संगीति जो आपका हुआ था, यह कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। और कनिष्क को दूसरा अशोक या छोटा अशोक भी कहते हैं। दूसरा अशोक या छोटा अशोक के नाम से जानते हैं। और यह जो चौथी संगीति हुआ था, कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। ऑप्शन में कुंडल वन ना हो तो जम्मू कश्मीर रहता है, क्योंकि कुंडल वन कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक। अच्छा, जैन धर्म का द्वितीय संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और काला अशोक कौन राजा था? द्वितीय संगीति के समय राजा काला अशोक था। और तृतीय संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था।
पाटलिपुत्र में हुआ था। और इस समय जो राजा कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था। प्रथम संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। और राजा पूछेगा कौन था? तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार के दरबार में हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक। और इसी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का राजवैद्य रहता था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीवक किसके दरबार में रहता था? तो बिंबिसार के दरबार में रहता था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो वो किया था 305 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस क्या हो गया? हार गया था। ये सिकंदर का सेनापति था। कौन था? सिकंदर का सेनापति था। जब ये हार गया तो इन्होंने अपनी बेटी का विवाह, जिसका नाम था हेलेना, या कहीं पर इसी को लिखा हुआ था चेलना, या कहीं पर लिखा हुआ रहता है कर्नोलिया, और यही कर्नोलिया का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर दिया था कि 4 इलाका गिफ्ट कर दिया। एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया और पेरीपनिसदा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इस इलाका को नहीं लिया। जब नहीं लिया तो इसके दरबार, तब इन्होंने कहा कि हमको देना चाहते हैं तो कुछ दार्शनिक दे दीजिए। तब इसके दरबार में मेगास्थनीज को भेज दिया गया। तो इसी के दरबार में कौन आया था भारत? तो मेगास्थनीज आया था भारत। और मेगास्थनीज का किताब का नाम क्या था? इंडिका नाम था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के बाद पूछ रहा है कि अगला कौन सा वंश आया। तो आपको ट्रिक पता ही है, हसीन मौसू कांध। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, मौ से मौर्य वंश, उसके बाद में शुंग वंश। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सातवाहन वंश से याद रखना कि इसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसका स्थापना पूछेगा कौन किया था? सिमुक ने किया था। कौन किया था? सिमुक। स्थापना इसका सिमुक ने किया था। और सबसे शक्तिशाली राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश ऐसा वंश था जिन्होंने शीशे का सिक्के चलाया था। शीशा का सिक्का चलाया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में कौन कनिष्क के दरबार में नहीं गया था? तो कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहता था? तो हम लोग एक एक विद्वान का हम लोग नाम देख लेते हैं। तो कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहता था, चलिए हम लोग देख लेते हैं। कनिष्क के दरबार में रहता था अश्वघोष भी रहता था, ये भी था। और उसके बाद में नागार्जुन भी था। कौन था? नागार्जुन भी था। तो ऑप्शन में तो ये है, ये ना है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं, ये भी ऑप्शन में नहीं है। फिर वसुमित्र भी था इसके दरबार में, ठीक। फिर इसके दरबार में पार्स भी था। कौन था? पार्स भी रहता था। फिर इसके दरबार में और कौन रहता था? चरक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, चरक भी रहता था। चरक को हम लोग आयुर्वेद का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेद का जनक कहते हैं। और चरक का किताब का नाम था चरक संहिता। क्या नाम था? चरक संहिता इसी का किताब का नाम था, ठीक। और विशाख दत्त जो था इसके दरबार में नहीं रहता था। विशाख दत्त किताब का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो विशाख दत्त जो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। यही नहीं रहता था, तो यही जो नहीं था वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। ये जो वसुमित्र है, वसुमित्र से एक क्वेश्चन याद रखना कि चौथी संगीति का अध्यक्ष यही था। फोर्थ संगीति जो हुआ था कहाँ हुआ था? कुंडल वन में कनिष्क के समय। और इसमें ये क्या था? अध्यक्ष था। क्या था? अध्यक्ष इसी को बनाया गया था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो संघ लोक सेवा का जो नया अध्यक्ष है वो किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजय कुमार को। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सारे जीके जीएस जितना प्रश्न था उसको मैंने करवाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हो सकता है तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।